Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of CPC, Civil Procedure Code. तो इसमें हमने ऑर्डर जो 21 है एग्जीक्यूशन का वो हमने स्टार्ट किया था। जो 44 तक रूल थे हम सारे कवर किए हैं इसमें। अब 45 टू 65 हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके ओके, तो चलो देखते हैं रूल 45। तो रूल 45 में क्या बोला है। तो बेसिकली रूल 45 बात करता है यहाँ पे जो 45 टू 46 आई तक है हम सारा देखेंगे। यहाँ पे 45 में है प्रोविजन एज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट क्या होता है वो देखो। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज यहाँ पे कीवर्ड से देखेंगे। सबसे पहला है कि 41 जो क्लॉज 1 है, सब रूल 1 है, कोर्ट टू अरेंज कस्टडी ऑफ अटैच्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब क्या है, कोर्ट मस्ट इंश्योर दैट प्रॉपर कस्टडी ऑफ दी क्रॉप जो है यहाँ पे उसका प्रॉपर कस्टडी होना चाहिए। एप्लीकेशन मेंशन होना चाहिए, टाइम जो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, टाइम आपने कौन सा क्रॉप यहाँ पे जो सीज किया है, अटैच किया है, वो सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी मेंशन दी टाइम व्हेन द क्रॉप विल बी रेडी फॉर कटिंग। कब वो क्रॉप जो है रेडी फॉर कटिंग है उसका टाइम जो है वो मेंशन होना चाहिए। गैदरिंग मतलब कलेक्ट कब किया आपने वो सब होना चाहिए। हाई कोर्ट का अमेंडमेंट यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ द कॉस्ट है। एप्लीकेंट मस्ट डिपॉजिट कॉस्ट फॉर वॉचिंग एंड टेंडिंग क्रॉप बॉम्बे, गुजरात, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप हाई कोर्ट के अमेंडमेंट्स याद रखो। उसके बाद है डिपॉजिट करना पड़ता है कॉस्ट फॉर वॉचिंग एंड टेंडिंग द क्रॉप के लिए। उसके बाद है 45 क्लॉज 2 में यहाँ पे जेडी जो है जजमेंट डेटा में टेंट कट गैदर एंड स्टोर द क्रॉप। जजमेंट डेटा क्या करेगा यहाँ पे, क्या कर सकता है, टेन करेगा, यहाँ पे कट करेगा, गैदर करेगा, क्रॉप को स्टोर करेगा। मतलब जजमेंट डेटा कंटिन्यू एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वो चालू रखेगा वहाँ पे, सब्जेक्ट टू द कोर्ट कंडीशन। कोर्ट की कुछ कंडीशंस होंगे यहाँ पे, आप कर लो, लेकिन कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे, एक तो प्रॉपर्टी है वो अटैच करके रखेगी, ऐसे कुछ तो कंडीशंस लगाएगी यहाँ पे। उसके बाद 45 जो सब रूल 2 है, अगर जजमेंट डेटा फेल हो गया है यहाँ पे, तो जजमेंट डेटा फेल्स डिक्री होल्डर में डू द एक्ट विद द कोर्ट्स परमिशन। अब डिक्री होल्डर क्या करेगा, कोर्ट की परमिशन लेगा, कोर्ट क्या बोलेगा वो डिक्री होल्डर करेगा यहाँ पे। 45 सब रूल 2 में क्या बोला है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय डिक्री होल्डर आर रिकवरेबल एज द पार्ट ऑफ डिक्री। जजमेंट डेटा फेल हो गया भाई यहाँ पे, तो क्या होगा, डिक्री होल्डर जो कोर्ट बोलेगा वो डिक्री होल्डर करेगा। डिक्री होल्डर को जो कॉस्ट यहाँ पे इनक्योर हुआ है वो कहाँ से रिकवर किया जाएगा, यहाँ पे यहाँ से मतलब जजमेंट डेटा से ही रिकवर किया जाएगा। को ना कोर्ट खुद की देगी ना डिक्री होल्डर खुद का देगा। ओके, उसके बाद है थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्रॉप सर्व फ्रॉम दी सॉइल। इसका मतलब क्या है, क्रॉप रिमेन्स अंडर अटैचमेंट इवन आफ्टर कटिंग। क्या बोला है यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या है, देखो रिकवरी जो है यहाँ पे, क्रॉप सर्व फ्रॉम दी सॉइल, क्रॉप रिमेन्स अंडर अटैचमेंट इवन आफ्टर कटिंग। कैसे पॉसिबल है यहाँ पे, तो देखो कैसे पॉसिबल है सीपीसी के अंडर, जब यहाँ पे प्रोविजंस एज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट में आते हैं तब देखो कैसे आता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आप बोल रहे होंगे कि कट हुआ तो भी यहाँ पे कैसे रहेगा। तो देखो कि क्या होता है कि अटैचमेंट का मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर क्रॉप जब सॉइल में थी तब अटैच कर दी गई थी, मतलब क्या है देखो कि क्रॉप जब सॉइल में थी तब अटैच कर दी गई है, मतलब क्या है, क्रॉप रिमेन्स अंडर अटैचमेंट इवन आफ्टर कटिंग। अटैचमेंट में ही रहेगा, मतलब क्या है कि क्रॉप जब मतलब ग्रोइंग क्रॉप था वो कटिंग के लिए नहीं आया था, तब उसको अटैच किया गया था क्रॉप को। अगर क्रॉप जब सॉइल में थी तब अटैच कर दी गई तो बाद में उसका कट होना अटैचमेंट को ख़त्म नहीं करता है। कट किया गया तो भी वो अटैचमेंट में ही रहेगी, अटैचिंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे लॉ का पर्पस क्या है, जजमेंट डेटा क्रॉप काट कर अटैचमेंट से बच ना जाए। ओके, इसीलिए लॉ बोलता है वंस अटैच ऑलवेज अटैच टिल रिलीज्ड बाय द कोर्ट।
जब तक कोर्ट रिलीज नहीं करता तब तक वो अटैच रहेगा। ओके, तो ये समझ आया। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, अर्ली अटैचमेंट है। कोर्ट में सस्पेंडेड अर्ली अटैचमेंट जो है यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है। इफ क्रॉप नॉट एट रेडी नहीं है तो अटैचमेंट यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है। प्रोहिबिटरी वो मतलब अभी अर्ली अटैचमेंट मतलब क्या है, अभी वो बीज जो है अंकुर आना स्टार्ट हुए, इसको लगेगा साल भर, तो आप क्या तब तक अटैचमेंट लगाओगे क्या? नहीं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। कोर्ट में प्रोहिबिट रिमूवल ऑफ क्रॉप मीन वाइल, यहाँ पे क्या है फिफ्थ पॉइंट में, क्रॉप्स नॉट स्टोरेबल, स्टोरेबल नहीं है तो सच क्रॉप्स कैन नॉट बी अटैच, वैसे क्रॉप अटैच नहीं करना है आपको, वैसे क्रॉप जो है अटैच नहीं करना है आपको विद इन 20 days बिफोर हार्वेस्ट। ओके, नहीं करना है, आप नुकसान मत करवाओ, जो फार्मर्स है उसका नुकसान मत कराओ, इसीलिए ये होता है। ओके, उसके बाद देखो 46 में, अटैचमेंट ऑफ डेब्ट शेयर एंड प्रॉपर्टी नॉट जेडीज पोजेशन। अब इजी पॉइंट्स है, बहुत इजी है, आप एक बार रीड कर लोगे तो भी समझ आएगा, वो मैं सिंपली बता दूंगी फिर भी। ओके, अटैचमेंट ऑफ द जजमेंट, सॉरी, अटैचमेंट ऑफ डेब्ट शेयर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे जेडी के पोजीशन में नहीं है। डेब्ट क्यों बोला है, देखो डेब्ट क्यों बोला है, डेब्ट नॉन निगोशिएबल मतलब रिटर्न प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। देखो क्या होता है कि मैंने ए ने क्या किया है, बी को यहाँ पे 10,000 रुपये दिया है। अब ए के अगेंस्ट यहाँ पे डिक्री पास हो गई कि तुम्हें 10,000 रुपये पे करना है, तो ये जो है ए के पोजीशन में तो नहीं है। बी को कोर्ट बोलेगा भाई इसको मत दे दो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आके दे दो, ऐसे बोलेगा। ओके, शेयर इन कारपोरेशन, रिटर्न प्रोहिबिटरी ऑर्डर होगा, शेयर होल्डर है, ट्रांसफर डिविडेंड बार्ड है, वो अटैच कर लेंगे यहाँ पे। अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी है, रिटर्न प्रोहिबिटरी है तो यहाँ पे रिटर्न प्रोहिबिटरी कर लेंगे, पर्सन इन द पोजेशन डिलीवरी बार्ड होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे 46(2) में, ऑर्डर कॉपी अफिक्स्ड ऑन दी कोर्ट हाउस, जो कोर्ट हाउस यहाँ पे है, ऑर्डर ऑन दी कोर्ट में होगा, हाउस में होगा, सर्व ऑन दी कंसर्न पार्टी, जो ऑर्डर है सब कोर्ट में जाएगा, हाउस में जाएगा एंड कंसर्न पार्टी पर्सन के लिए भी जाएगा। अब क्या बोला है, गार्निशी में पे अ डेप्ट इनटू कोर्ट वैलिड डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे देखो गार्निशी क्या है, अभी मैंने बताया था ऊपर कि गार्निशी क्या है यहाँ पे, कि गार्निशी वो होता है, थर्ड पर्सन होता है जो जजमेंट डेटा का पैसा या प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, और कोर्ट उस थर्ड पर्सन को बोलता है कि डायरेक्टली ऑर्डर देती है कि वो पैसा डिक्री होल्डर को दे दो, तुम उस जजमेंट डेटर को नहीं दोगे, तो ये जो है गार्निशी बोलते हैं उसको, ऑर्डर 21 में दिया है। अब जाता है नोटिस टू गार्निशी, गार्निशी को नोटिस भेजे बिना उसको पता कैसे चलेगा कि आओ भाई जजमेंट डेटर का ये जो लोन है यहाँ पे, जो यहाँ पे पैसा देने वाला है, दे जाओ यहाँ पे। तो नेचर जो है डेब्ट का, मस्ट नॉट बी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज, सिक्योर्ड ऐसा होना नहीं चाहिए कि मॉर्गेज और चार्ज से नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन है बाय डिक्री होल्डर, उसके बाद एप्लीकेशन कौन देगा, कोर्ट नहीं देगा, डिक्री होल्डर देगा यहाँ पे। उसके बाद नोटिस जो है, गार्निशी डायरेक्टेड टू पे इनटू अ कोर्ट शो कॉज, अगर नहीं पे करना है तो शो कॉज करना है। एफिडेविट है यहाँ पे मैंडेटरी है, एफिडेविट जो है वेरीफाइंग डेप्ट वेरीफाई के लिए, बिलीव दैट द इनडेप्टनेस। ओके, 46(b) में क्या बोला है, ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी, गार्निशी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या है, गार्निशी नाइदर पेज नॉर अपीयर्स, गार्निशी नाइदर पेज, उसने पे भी नहीं किया और यहाँ पे अपीयर भी नहीं हुआ यहाँ पे वो। ओके, तो कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, पेमेंट ऑर्डर करेगा यहाँ पे। लीगल इफेक्ट क्या होगा, कोर्ट एग्जीक्यूटेबल एज डिक्री अगेंस्ट द गार्निशी। ठीक है, तो ये समझ आया कि गार्निशी ने पे भी नहीं किया, अपील भी नहीं हुआ कोर्ट में, तो लीगल इफेक्ट क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल एज एन डिक्री अगेंस्ट गार्निशी के अगेंस्ट, यहाँ पे उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, यहाँ पे समझ आ रहा है। उसके बाद देखो रूल 46 है यहाँ पे, रूल 46(c) क्या बात करता है यहाँ पे, ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस, गार्निशी का जो डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, इशू ट्राइड एज ए सूट, तो ये जो इशू रेज हुआ था, ये सूट है ऐसे, वो उसने कोर्ट की जो यहाँ पे ऑर्डर है उसको अनफॉलो किया है, यहाँ पे उसने क्या किया है,
माना नहीं है, आया नहीं है, नॉन अपीयरेंस आया, तो वो एक सूट की तरह यहाँ पे ट्राइड किया जाएगा इशू। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक्सीड्स, केस ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। डेप्ट बिलोंगिंग टू थर्ड पर्सन, अब डेप्ट बिलोंगिंग टू थर्ड पर्सन से डेप्ट है आपका, तब क्या होगा, थर्ड पार्टी क्लेम होगा यहाँ पे। कोर्ट में समन थर्ड पर्सन को क्या होगा, समन जाएगा थर्ड पर्सन को। पर्पस क्या है, टू प्रूव लीन चार्ज एंड इंटरेस्ट। उसके बाद है ई में बोला है ऑर्डर रिगार्डिंग थर्ड पर्सन। अब जो है थर्ड पर्सन है उसके रिगार्डिंग ऑर्डर क्या है, आफ्टर हियरिंग थर्ड पार्टी कोर्ट पासेस सुटेबल ऑर्डर, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, सुटेबल ऑर्डर पास करेगा। यहाँ पे स्कोप क्या है, लीन चार्ज इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे एफ में बोला गया है पेमेंट बाय द गार्निशी। अब गार्निशी क्या है, पेमेंट किया है, यहाँ पे गार्निशी ने क्या किया है, पेमेंट कर दिया गार्निशी, तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, खत्म हो गई बात, आपके अगेंस्ट सूट ही नहीं चलेगा। यहाँ पे पेमेंट अंडर नोटिस, गार्निश ही फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे इवन डिक्री लेटर सेट असाइड, इवन डिक्री लेटरली सेट असाइड हो गया हो तो भी गार्निश जो है यहाँ पे क्या होगा कि वैलिड, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, स्टिल वैलिड है यहाँ पे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इवन डिक्री लेटर सेट असाइड, देन जो डिस्चार्ज है गार्निशी का वो क्या वैलिड है, हाँ है वैलिड, उसने उसकी जो ड्यूटी है वो पूरी तरह से उसने कंप्लीट किया है, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कॉस्ट जो है 46G में बोला है कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट मतलब एंटायरली कोर्ट्स डिस्क्रिशन होता है, जो कॉस्ट आया है वो कोर्ट बताएगा। एच में अपील्स बोला है, ऑर्डर्स अंडर 46B 46C 46E के ऊपर डिक्री के यहाँ पे ऊपर अपील लाई हो सकता है। 46B 46C 46E BCE के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ पे अपील लाई होगा। ओके, ये समझ आया पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट जो है अपील्स हो गया है, यहाँ पे अपील की बात हुई। हमने क्या बोला, बी में क्या बोला हमने, बी में क्या देखा था, ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी, गार्निशी के अगेंस्ट ऑर्डर आया, अपील कर सकता है। सी में आया ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यहाँ पे गार्निशी के अगेंस्ट ट्रायल चलेगा सी में। उसके बाद ई में है, ई में क्या बोला, ई में बोला ऑर्डर्स एज रिगार्डेड टू थर्ड पर्सन, गार्निशी का है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे गार्निशी के रिलेटेड गार्निशी जाके यहाँ पे क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद है अपीलाइज एज अ डिक्री। ओके, उसके बाद है 46I में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एप्लीकेबिलिटी क्या है, रूल्स 46A टू रूल 46H अप्लाई होगा। कवरेज जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड अंडर रूल 51 में, यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अटैच किया जा सकता है 51 में। तो ये सारे पॉइंट्स है हमारे, अभी हमने यहाँ पे कवर किया है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे रूल 47 है अटैचमेंट ऑफ शेयर इन द मूवेबल्स। अब क्या है ये अटैचमेंट ऑफ मूवेबल्स क्या है, तो देखो अटैचमेंट ऑफ शेयर और इंटरेस्ट इन द जॉइंटली ओन्ड मूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे उसके बारे में बोला है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जेडी इज प्रोहिबिटेड बाय द नोटिस फ्रॉम द ट्रांसफरिंग और चार्जिंग हिज शेयर। जेडी को प्रोहिबिट नोटिस दे के यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि तुम किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे और चार्ज भी नहीं दोगे किसी को। की पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओनली जेडी शेयर इज अफेक्टेड नॉट को ओनर, जो को ओनर है उनके शेयर्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ जजमेंट डेटार के शेयर जो शेयर्स है यहाँ पे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। ओके, ये याद रखना। उसके बाद है ये एमसीक्यू में आ सकता है, जेडी के शेयर के ऊपर ही अफेक्ट होगा, बाकी के जो को ओनर्स है उनके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, को ओनर बोला है मैंने, को जजमेंट डेटार नहीं बोला है। को ओनर मतलब क्या है, देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये कार है, चार लोगों के बीच में ये कार लिया है, दो यहाँ पे जजमेंट डेटर है, यहाँ पे इसके इनके अगेंस्ट यहाँ पे जो है, तो कार हुई 4 लाख की है, तो 4 पर्सन ने लेके यहाँ पे 50,000 दे के ये कार लिया है, तो 1 लाख के 1 लाख
पे ही ये जो है ये जजमेंट डेटर का बैठेगा, जो बाकी के दो है उनके ऊपर नहीं बैठेगा, ये ही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है रूल 48, अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, लोकल अथॉरिटीज़। तो अटैचमेंट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, सैलरी, अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, लोकल अथॉरिटी जो है वो क्या अटैचमेंट होगा। कोर्ट में ऑर्डर सैलरी अलाउंसेस टू बी विथहेल्ड इन फुल और इंस्टॉलमेंट्स में, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, सैलरी अलाउंसेस विथहेल्ड करेगा। अप्लाइज इवन इफ जजमेंट डेटर और ऑफिसर इज आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, ऑबिड अपॉन नोटिस ऑफ द ऑफिसर्स एम्प्लॉयर। क्या बोला है कि कोर्ट में ऑर्डर सैलरी अलाउंसेस टू बी विथहेल्ड इन दी फुल और इंस्टॉलमेंट में वो अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेस, रेलवे, लोकल अथॉरिटी जो है उसके बारे में बोला है। सैलरी पोर्शन ऑलरेडी अटैच्ड है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर मस्ट बी रिटर्न विथ फुल डिटेल से यहाँ पे क्या करेगा, डबल अटैचमेंट होगा, डबल अटैचमेंट प्रिवेंट होगा यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी अटैच किया है तो फिर से अटैच नहीं होगा यहाँ पे। 48(3) में क्या बोला है, ऑर्डर बाइंड्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बाइंड करेगा। जो रेलवे में है, लोकल अथॉरिटी, कारपोरेशन, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, तो एम्प्लॉयर लायबल फॉर रॉन्ग पेमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन अगर हुआ है तो लायबल होगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। ओके, तो 48A में क्या बोला है, 48A में अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का कैसे अटैचमेंट होगा वो बताया है यहाँ पे। तो सिंपली याद रखो कि अटैचमेंट इतना ही याद रखो, इतना सारा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट में अटैच प्राइवेट एम्प्लॉयज़ सैलरी यहाँ पे अटैच कर सकती है। पहला पॉइंट है यहाँ पे 3 जो सबसेक्शन है उसके मैंने की पॉइंट्स बताया है यहाँ पे। पहला जो सबसेक्शन है या सब रूल है, एम्प्लॉयर विद इन कोर्ट लिमिट्स मस्ट रेमिट द अमाउंट कम कर सकते हैं, यहाँ पे रेमिट कर सकते हैं। प्राइवेट जो है यहाँ पे प्रिवेंट डबल अटैचमेंट को प्रिवेंट किया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ पोर्शन जितना अलाउड है, ऑलरेडी अटैच है तो फिर से नहीं, यही है सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हो। रिटर्न सब्सिक्वेंट ऑर्डर इफ ऑलरेडी अंडर अटैचमेंट है तो यहाँ पे रिटर्न दे दो आप, यहाँ पे ऐसे कि रिटर्न होगा वो। लायबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर लायबल इफ पेज कॉन्ट्ररी टू ऑर्डर, ऑर्डर से आप कॉन्ट्ररी पे कर रहे हो तो यहाँ पे आप लायबल होंगे यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे रूल 49 है। 49 जो है अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी जो है पार्टनरशिप में है तो यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे वो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे सब रूल्स। तो देखो सबसे पहला है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नॉट अटैचेबल अनलेस डिक्री इज अगेंस्ट द फर्म एंड पार्टनर एज सच। मतलब क्या है कि अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अटैच नहीं की जाएगी अनलेस डिक्री जो है फर्म के अगेंस्ट है और जो पार्टनर्स है उनके अगेंस्ट है, तो इनोसेंट पार्टनर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, सेकेंड में बोला है कोर्ट कैन चार्ज, जेडी को चार्ज करेगा यहाँ पे पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट में अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट करेगा, डायरेक्ट द अकाउंट, ऑर्डर टू सेल यहाँ पे कर सकता है। थर्ड पॉइंट में बोला है अदर पार्टनर्स में रिडीम और द परचेस इंटरेस्ट, यहाँ पे अदर पार्टनर्स रिडीम कर सकते हैं और इंटरेस्ट परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे 4 to 6 में क्या बोला है, 4 to 6 में कॉमन है यहाँ पे क्या है, सर्विसेज ऑब्लिगेशन बोला है टू जेडी पार्टनर्स एंड जो यहाँ पे सर्विसेज है उनको क्या यहाँ पे क्या करना है, सर्विसेज भेजना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स डीम्ड सर्व्ड है, ऐसे कंटिन्यू कंसिडर करेंगे। 50 में बोला है एग्जीक्यूशन अगेंस्ट फर्म, 50 में बोला है एग्जीक्यूशन अगेंस्ट फर्म के अगेंस्ट कैसे एग्जीक्यूशन होगा। फर्स्टली हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूशन अगेंस्ट फर्म प्रॉपर्टी, पर्सन अपेयरिंग एडमिटेड एज अ पार्टनर, पर्सन सर्ड बट अपसेंट है, सर्ड हुआ है लेकिन अपसेंट है, आया नहीं है वो, तो प्रोटेक्ट द नॉन पार्टनर, थर्ड पार्टीज को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड पॉइंट में फॉर अदर पर्सनस क्लेम्ड एज एन पार्टनर कोर्ट में ट्राई लायबिलिटी लाइक द सूट, सूट के जैसा यहाँ पे लायबिलिटी फेयर ट्रायल होगा यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर आफ्टर ट्रायल डिक्री, यहाँ पे होगा अपील एज एन डिक्री होगा। एंड फोर्थ में डिक्री अगेंस्ट फर्म डज नॉट बाइंड पार्टनर्स अनलेस समन, की सेफगार्ड दिया गया है, यहाँ पे बाइंड नहीं करता अनलेस यहाँ पे समन हुआ, समन दिया तो ही आप बाइंड होंगे। फिफ्थ में बोला है रूल्स डज नॉट अप्लाई टू एचयूओ, हिंदू जॉइंट फैमिली पे अप्लाई नहीं होता है ये।
उसके बाद 51 में बोला है अटैचमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट डिपॉजिटेड इनटू कोर्ट, डिपॉजिट नहीं किया जाता है। एक्चुअली सीजर ब्रॉट टू द कोर्ट, हेल्ड कोर्ट ऑर्डर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे। अटैचमेंट सबसे 15 डेज यहाँ पे आफ्टर डिसमिसल किया जाता है उसको। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आफ्टर फ्रेश अटैचमेंट नॉट नीडेड विद इन 15 डेज, कॉस्ट एक्सटेंशन बॉनी बाय द डिक्री होल्डर। उसके बाद है 52 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट एंड पब्लिक ऑफिसर। अब क्या है कि अटैचमेंट वाया नोटिस कोर्ट, नोटिस टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। एक तो अटैचमेंट ऐसे होगा, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट डिविडेंड हेल्ड सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर से यहाँ पे अटैचमेंट होगा। ट्रायल डिस्प्यूट में है तो डिटरमाइन कस्टडियन कोर्ट। उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ अटैचमेंट, कोर्ट रिसीविंग रियलाइजिंग दी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स ऑल प्रियोर अटैचमेंट, जो है वो प्रियोर अटैचमेंट यहाँ पे अटैच करते करते वो लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद है 53 देखो अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज क्या है। पहले तो है प्रॉपर्टी डिक्री मनी सेल मॉर्गेज एंड चार्ज, सेम कोड। अटैचमेंट ऑफ ऑर्डर दैट कोड अनदर कोड। अटैचमेंट वाया नोटिस, सेम कोड है तो अटैचमेंट डायरेक्टली होगा। अटैचमेंट अनदर कोड है तो यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा स्टे एग्जीक्यूशन, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टे के लिए मतलब एग्जीक्यूशन स्टे होगा एंड अटैचमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस कैंसिल बाय इशूइंग द कोर्ट, नोटिस कैंसिल बाय इशूइंग द कोर्ट, इशूइंग कोर्ट नोटिस कैंसिल कर सकती है। होल्डर ऑफ अटैच डिक्री और जेडी विद रिटन कंसेंट, डिक्री होल्डर और परमिशन ऑफ अटैचिंग कोर्ट अप्लाइज टू एग्जीक्यूटेड अटैच डिक्री, यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, कोर्ट रिसीविंग एप्लीकेशन और ऑर्डर में एग्जीक्यूट अटैच्ड डिक्री नेट प्रोसीड सेटिस्फाइड डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है यहाँ पे 53 में, अब जो सब अटैचमेंट वगैरह हो गया है ना, अटैचमेंट होने के बाद वो चेक करेंगे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हुआ है कि जो डिक्री होल्डर क्या है वो। थर्ड पॉइंट में बोला है होल्डर ऑफ डिक्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इज रिप्रेजेंटेटिव अटैचमेंट ऑफ डिक्री होल्डर एंटाइटल टू द एग्जीक्यूट इज इट इज लॉफुल होगा। फोर्थ पॉइंट में इफ द डिक्री इज अदर देन द रूल सब रूल 1 टाइप नोटिस टू द होल्डर prohibit the transfer or charge if they passed by another court, notice that कोर्ट टू abstain फ्रॉम एग्जीक्यूशन अंटिल कैंसल। फिफ्थ पॉइंट में बोला है होल्डर ऑफ अटैच डिग्री मस्ट बी गिवन इन्फॉर्मेशन और एड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, जो होल्डर है यहाँ पे अटैच डिग्री जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जेडी नोटिफाइड एनी पेमेंट एडजस्टमेंट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन हो तो कोर्ट को यहाँ पे बताना चाहिए। ओके 54 में अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो तो इसमें जेडी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अदर्स कैन नॉट टेक बेनिफिट, बाकी के जो बेनिफिट नहीं ले सकते यहाँ पे। जेडी जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट फॉर नोटिस रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, सेल की नोटिस है तो जेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेम्ड एट नियर प्रॉपर्टी बाय बीट ऑफ ड्रम, ड्रम जो है ऐसे गांव में लेते हैं सुनो सुनो सुनो, वैसे वैसे वाला ड्रम लेके सुनो 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 करेंगे, कस्टमरी मोड में होगा। कॉपी क्या होगा, कॉपी जो है अफिक्स किया जाएगा प्रॉपर्टी कोर्ट हाउस में, उस प्रॉपर्टी मतलब जो हाउस है जो बेचने वाला है वहाँ पे। उसके बाद कलेक्टर के पास, लैंड रेवेन्यू पेज, ग्राम पंचायत, लोकल जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसके ऊपर, म्यूनसिपैलिटी के ऊपर जो सेल कैसे बीड कैसे किया जाएगा उसके बारे में। इफेक्टिव डेट से ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर होता है, अदर पर्सन्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ ऑर्डर प्रोक्लेमेशन डेट विच एवर इज एन अर्लियर। ओके उसके बाद 55 में रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। अब क्या है, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट है आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि डिक्री का सेटिस्फेक्शन हुआ तो अटैचमेंट रिमूव किया जाएगा, अटैचमेंट विदड्रॉ किया जाएगा व्हेन अमाउंट पेड इनटू द कोर्ट विथ कॉस्ट, एक्सपेंसेस जो है कॉस्ट हुआ प्लस एक्सपेंसेस जो भी है और प्लस इंटरेस्ट है जो भी है यहाँ पे सब पे करके जेडी ने यहाँ पे पे कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अटैचमेंट हटा दिया जाएगा। ओके तो उसके बाद है सेटिस्फेक्शन सर्टिफाइड होगा, अदरवाइज थ्रू दी कोर्ट होगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे डिक्री सेट असाइड रिवाइज्ड हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी विड्रॉल प्रोक्लेम्ड एट द जेडीज एक्सपेंसेस, कॉपी अफिक्स्ड एज पर द रूल 54 के हिसाब से अफिक्स होगी यहाँ पे। ओके उसके बाद देखो 53
ओके 53 रिपीट हो गया है। 55 क्या है, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फेक्शन है ऑफ हो गया है हमारा। एक अमाउंट जो है डिक्रेड प्लस कॉस्ट चार्जेस जो है सब यहाँ पे पे कर देगा, तो ये सेटिस्फेक्शन हो गया तो अटैचमेंट रिमूव किया जाएगा। ओके जो रूल 56 से हम यहाँ पे देखेंगे वो चार्ट में नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही देखेंगे। देखो कि रूल मैं जितना बताती हूँ ये वो याद रखो। 56 क्या है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स टू बी पार्टी एंटाइटल्ड अंडर द डिक्री। मतलब क्या है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कॉइन एंड करेंसी ऑफ नोट्स, मतलब अगर अटैच प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कैश कॉइन या करेंसी नोट्स है तो कोर्ट अटैचमेंट चलती है यहाँ पे मतलब चलती रखने के दौरान यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है। मतलब जो है यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है उसके बीच में यहाँ पे दे सकती है पूरा पैसा, या जितना पैसा डिग्री सेटिस्फाई करने के लिए है उतना इनफ है उतना। ओके डायरेक्टली डिग्री होल्डर को पे किया जाएगा। यहाँ पे ले लो भाई तुम्हारा पैसा, डिग्री होल्डर को दिया जाएगा। मतलब देखो फॉर एग्जांपल जेडी के पास 50,000 रुपीज़ कैश है, यहाँ पे कैश मिला और अटैच हो गया। डिग्री जो अमाउंट है 30,000 रुपीज़ है, कोर्ट बोले कि 30,000 डिग्री होल्डर को दे दो, कैश को यहाँ पे सेल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कैश को क्या सेल की ज़रूरत है, वो कैश है ना। ओके उसके बाद 57 है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट के बारे में बोला है। डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट में क्या है, अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है, अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अगर डिसमिस हो जाती है तो यहाँ पे कोर्ट को क्लियर बताना पड़ेगा यहाँ पे अटैचमेंट कंटिन्यू होगी या ख़त्म होगी। जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे मतलब क्या है कि डिसमिस हो जाती है। अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ही डिसमिस हो जाती है तो यहाँ पे क्लियर बताना पड़ेगा कोर्ट की अटैचमेंट कंटिन्यू होगी या ख़त्म होगी। अगर कंटिन्यू होगी कितना पीरियड तक होगी एंड या किस डेट को ये ख़त्म होगी। ओके इंपॉर्टेंट है, अगर कोर्ट कुछ नहीं बताएगी अटैचमेंट ऑटोमेटिकली सीज मतलब ख़त्म हो जाएगी। क्या बोला है कि यहाँ पे कोर्ट कुछ भी नहीं बताएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सीज हो जाएगी। डीम टू बी हाउ टू सीज्ड। ओके 58 में बोला है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के बारे में बताया है ऑफ टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोला है अगर कोई पर्सन बोले ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, ये मेरी है, लायबल नहीं होती, तो कोर्ट में ऑब्जेक्ट करता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। क्लेम कब एंटरटेन होगी, प्रॉपर्टी पहले ही सोल्ड हो चुकी हो। क्लेम क्लेम कब एंटरटेन नहीं होगी, क्लेम एंटरटेन कब होगी, अगर प्रॉपर्टी है उनके हाथ में तो होगी। अगर ऑलरेडी बेची हुई है, क्लेम जानबूझकर डिले से किया गया हो तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ये याद रखो। तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगी यहाँ पे, कोर्ट ये डिसाइड करेगी, सब रूल 3 देखो यहाँ पे कोर्ट क्या डिसाइड करेगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी रिलीज़ कर दे, क्लेम रिजेक्ट कर दे और अटैचमेंट कंटिन्यू रखे, मॉर्गेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेगी यहाँ पे। ओके ये तीनों पॉइंट में। ओके उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सब रूल 4 है यहाँ पे बोला है कि क्लेम ऑब्जेक्शन का ऑर्डर डिक्री के बराबर माना जाता है। क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो ऑर्डर है वो डिक्री के बराबर माना जाता है, तो यहाँ पे अपील पॉसिबल ही होता है, यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे सब रूल 5 में क्या बोला है, अगर कोर्ट क्लेम एंटरटेन ही नहीं करे, मतलब कोर्ट ने क्लेम एंटरटेन ही ना करे तो अफेक्टेड पार्टी सेपरेट सूट फाइल कर सकती है। अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए वो सेपरेट सूट फाइल कर सकती है। यहाँ पे 49 में बोला है स्टे ऑफ सूट। 59 में क्या बोला है, स्टे ऑफ सूट है। अगर कोई अगर प्रॉपर्टी का सेल ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्टाइज हो गया है, प्रॉपर्टी का जो सेल है यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद क्लेम ऑब्जेक्शन आता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेल पोस्टपोन कर सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो सेल पोस्टपोन हो सकती है। यहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पोस्टपोन दी सेल। ओके उसके बाद है कोर्ट सेल पोस्टपोन कर सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या कर सकती है, यहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है। फर्स्टली है जो नॉट टू बी सोल्ड, यहाँ पे सेल ना करे, या सेल हो लेकिन कंफर्म ना हो, ओके फाइनल ना हो, सेल हो लेकिन फाइनल ना हो। कोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे लेती है और कंडीशन भी ले सकती है यहाँ पे। ओके तो ये समझ आया। उसके बाद 60, 61, 62, 63 यहाँ पे क्या हुआ है, रिपील हुआ है। ओके अब 64 से देखेंगे हम यहाँ पे 64 एंड 65। 64 देखो, पावर टू ऑर्डर सेल
कोर्ट में सेल अटैच प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। टू सेटिस्फाई डिक्री सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो अटैच प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है। ओके, प्रोसीड पेड इंटाइटल पार्टी। ओके, उसके बाद जो रह गया है वो सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी अगर पैसा रहेगा तो डिक्री जो जजमेंट डेटर है उसको पे कर देगा। उसके बाद है सेल कंडक्टेड बाय होम। सेल किसके साथ कौन कंडक्ट करेगा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑक्शन। कोर्ट अपॉइंट ऑक्शन ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करेगी कंडक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। ओके, 65 तक समझ आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 66 के यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।